हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो को इतना देखते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में आज जो आपको मैं जो पढ़ाऊंगा, इससे 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाते जाता हूँ। दोस्तों, गोल घर पूछेगा कहाँ है, तो बिहार के पटना में है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, बिहार के पटना के पश्चिम में गांधी मैदान से कुछ दूरी पर एक गुंबदाकार आकृति का बना हुआ है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, गोलघर कहते हैं। इसका निर्माण पूछेगा कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था। पूछेगा किसने करवाया था, तो कैप्टन गास्टिन ने करवाया था। किसने कराया था, कैप्टन गास्टिन ने कराया था। दोस्तों, ये एक ब्रिटिश सेना था, चूँकि अनाज रखने के लिए। पूछेगा गोलघर का निर्माण किस लिए कराया गया था, तो अनाज को रखने के लिए, यानी कि अनाज के भंडार को स्थापित करने के लिए वहाँ पर गोलघर का स्थापना किया गया था। और यहाँ पर चढ़ने के बाद में इस पर टोटल कितना सीढ़ी है, 274 सीढ़ी है। जब आप इस गोल घर पे चढ़िएगा, वहाँ से भव्य पटना शहर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोगों ने इनका नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, इसको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि के नाम से पूछेगा क्वेश्चन कि किसको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। दोस्तों, बेगूसराय कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। तो ये बिहार के लाल थे, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और इनको राष्ट्रकवि का दर्जा मिला हुआ है। और इनको जो है 1960 में संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1960 में। किसके लिए, संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ पर। और 1972 में उर्वशी नामक महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला था। इतना बात याद रख लीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु, आपने इसका नाम, अगर आप बिहार से हैं तो इनका नाम तो अवश्य सुना होगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी था, और इसके साथ साथ ये साहित्यकार भी थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक साहित्यकार भी थे। इनका जन्म जो हुआ था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पूर्णिया लिखा गया है। अब कहाँ हुआ था, बिहार के अररिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, अररिया में हुआ था। अररिया में सिमराहा में एक जगह है, औराही हिंगना, यहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने 1942 में गांधी जी के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने साहित्यिक रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पूछेगा कौन है, तो मैला आंचल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रसिद्ध रचना कौन है, मैला आंचल और प्रति परिकथा। ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। बिहार में इनका जन्म हुआ था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इन्होंने कौन सा आंदोलन में भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, जो गांधी जी द्वारा महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू किया गया था। यहीं पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा पूछेगा कि किस आंदोलन में गांधी जी दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा हम लोग देखते हैं, नागार्जुन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछेगा क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। दरभंगा के सतलखा गांव पूछेगा तो सतलखा, जिला पूछेगा तो दरभंगा बताना है, राज्य पूछेगा तो बिहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला आपके पास में है, थोड़ा सा हम महाजन पद के उदय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHAS दुनिया 99 लिख करके आप सर्च कीजिए, और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य डाल दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा महाजन पद के बारे में हम लोग जानते हैं। महा मतलब होता है बड़ा, जनपद मतलब होता है जहाँ लोग रहता है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उदय हुआ। कितना महाजनपद का, 16 महाजनपद का उदय हुआ।
और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र ग्रंथ जो 22 महाजनपद के बारे में बताता है, कितना 22 महाजनपद के बारे में बताता है, आपको बताना अष्टाध्यायी। क्या बताना है? अष्टाध्यायी। पूछेगा अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, तो पाणिनि जी है। और पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता हम लोग पूछेगा किसको कहते हैं, तो पाणिनि को कहते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा। और अष्टाध्यायी 22 महाजनपद के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगोत्तर निकाय। कौन? अगोत्तर निकाय। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। ये दोनों बताता है कि इस समय कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद के बारे में बताता है। 16 महाजनपद बौद्ध धर्म का ग्रंथ और जैन धर्म का ग्रंथ से हमको पता चलता है। चलिए नेक्स्ट, कंबोज राज श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज, इन्हीं महाजनपद में 16 महाजनपद में एक था कंबोज, और ये घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। हमको पता है घोड़ा जो था भारत में कौन लाया था? आर्यों ने लाया था। कौन लाया था? आर्यों ने लाया था। हम लोग आर्यों के ही वंशज है। आर्य का विजय का कारण पूछेगा तो क्योंकि आर्य के पास एक घोड़ा था, और घोड़ा के साथ साथ इनके पास लोहे का अस्त्र का ज्ञान हो चुका था आर्यों के पास में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला आपको थोड़ा सा जानना है, सुतनीपट में वैशाली को किस नाम से पुकारा गया है? सुतनीपट एक बुक है। यहाँ पर वैशाली जो बिहार में है, इसको मगध को मगधम कहा गया है। क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। तो मगध, पटना का प्राचीन नाम पूछेगा क्या था, तो मगध था। क्या नाम था? मगध। यही मगध से क्या बन गया? मगधम बन गया। अच्छा, वज्जी वैशाली आप जानबे करते हैं, महाजनपद काल में 2 ऐसा राज था जो गणतंत्र था। कौन कौन? वज्जी और वैशाली। तो वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। कितना? 8 कुलों का एक संघ था। कौन? वज्जी। और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? पांचाल को कहा जाता है। और एक था कल्पी दोस्तों यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछे कल्पी कहाँ स्थित था, तो यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना राजा वासुदेव ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। किसने किया था? तक्ष ने किया था। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो महाराज तक्ष ने किया था। किसने किया था? महाराज तक्ष ने किया था। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य पढ़ाते थे, शिक्षक भी थे, और यहाँ से पढ़ाई भी उन्होंने किया था। और चाणक्य का बुक का नाम पूछे तो अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं थोड़ा सा महाजनपद, चाहे बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा एग्जाम में 16 महाजनपद का आपको राजधानी पूछ लिया जाता है। तो फटाफट हम लोग रिवीजन करते जाते हैं। पूछेगा कि अंग की राजधानी कहाँ था, तो चंपा था। कहाँ था? चंपा था, जिसको हम लोग मालिनी भी कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन में चंपा नहीं रहेगा तो मालिनी रहेगा। पूछेगा कि अंग जो जनपद था, महाजनपद था, वो पूछेगा किस क्षेत्र में पड़ता था बिहार का, तो भागलपुर और मुंगेर वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसको अंग के नाम से जाना जाता था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन था? मगध था। मगध किसका प्राचीन नाम था? पाटलिपुत्र, पटना का ही नाम था। सबसे शक्तिशाली कौन था? यही मगध था। मगध का राजधानी पूछेगा क्या था, तो राजगृह, या ऑप्शन में राजगृह नहीं रहेगा तो गिरिव्रज रहेगा। गिरिव्रज या राजगृह दोनों याद रख लीजिएगा। और पूछेगा कि मगध का क्षेत्र कहाँ था? पटना और गया के आसपास में, पटना और गया के आसपास में। और काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी के आसपास में। वाराणसी तो अभी भी है, आप जानबे करते हैं। कौशल का राजधानी दोस्तों कहाँ हुआ करता था? श्रावस्ती हुआ करता था। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक विश्राम पूछेगा कहाँ किया था, तो इसी श्रावस्ती में किया था। और प्रथम उपदेश भी पूछेगा कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। और ये कौशल जो था, कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया में स्थापित था। दोस्तों वज्जी, जिसको हम लोग वैशाली के नाम से जानते हैं, ये दोनों गणतंत्रात्मक था। पूछेगा कि इन 16 महाजनपद में जो वज्जी वैशाली था वो क्या था? गणतंत्रात्मक था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और ये वैशाली कहाँ पड़ता था उस समय? मुजफ्फरपुर के आसपास, बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास में। अच्छा, मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, दोनों याद देखिए। ऑप्शन में जो रहेगा आप वो लगा दीजिएगा, कुशीनगर या कुशीनारा। जो ऑप्शन में रहे मल महाजनपद की राजधानी था। अगर ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? पावा रहेगा। क्या रहेगा? पावा। और कुशीनगर में किसका मृत्यु हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। अब इतना बात याद रख लीजिएगा।
चेदी का राजधानी कहाँ था? सुक्तिमती। और ये कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। चलिए, वत्स की राजधानी कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में था। पांचाल का अहिच्य या कामपिल्य, इसकी राजधानी पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या था? अहिच्त्र या कामपिल्य। और ये जो क्षेत्र था उस समय आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ये याद रख लीजिएगा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। कहाँ था? मथुरा था। मथुरा तो जानबे करते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गांधार का जो था राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। तक्षशिला में क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और ये तक्षशिला जो क्षेत्र हुआ करता था कहाँ पर? पेशावर और कश्मीर वाले क्षेत्र जो था वही तक्षशिला कहा जाता था। कम्बोज का हाटक याद रख लीजिएगा। जब ऑप्शन में हाटक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? राजपुरा रहेगा। दोनों आप देख लीजिएगा ऑप्शन में जो रहेगा। तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में इसका विकास हुआ था। असमक कच्चेदी असमक ये दक्षिण का एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद काल पूछेगा कौन था? आपको बताना, असमक बताना है। इसका राजधानी कहाँ था? पोतन या पोटिल। और ये किस जगह पड़ता था उस समय? नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच वाला जो भूमि था उसको असमक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 15वां जो महाजनपद था वो था आवंती। कौन था? आवंती। और आवंती का पूछेगा राजधानी कहाँ था? आवंती महाजनपद का उज्जैनी या इसी को महिष्मती भी बोला जाता है। और ये किस जगह स्थापित था? मालवा मध्य प्रदेश में स्थापित था। और सबसे अंतिम जो 16वां महाजनपद था वो था मत्स्य, जिसका राजधानी विराटनगर था। कहाँ था? विराटनगर। और जिसको वैरट, अगर ऑप्शन में विराटनगर न रहे तो क्या रहेगा? वैरट रहेगा। जयपुर के आसपास महाभारत तथा महाभास, अच्छा महाभारत का रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभास का कौन है? पतंजलि। दोनों में उल्लेख मिलता है मत्स्य का। और जयपुर ये कहाँ पड़ता था? जयपुर में पड़ता था। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान वाला क्षेत्र, जयपुर वाला जो क्षेत्र है उस समय मत्स्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक। दोस्तों, भगवान बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पूछेगा कि बौद्ध धर्म में हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी जो है गर्भ में आने का प्रतीक है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था उसकी माता ने सपना देखा था कि हमारे गर्भ में एक हाथी का बच्चा प्रवेश कर गया है, जिसके बाद में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गर्भ में आने का प्रतीक बौद्ध धर्म में क्या है? हाथी है। कमल पूछेगा बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? तो ये जन्म का प्रतीक है। सांड पूछेगा बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? तो यौवन का प्रतीक है, यौवन युवावस्था जिसको हम लोग कहते हैं। घोड़ा पूछेगा बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? तो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल, चूँकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था तो इसलिए ये ज्ञान का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म में पीपल का जो वृक्ष है इसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये सब ऐसा पौधा है इसको हम लोग पर ऑक्सीसोम पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर ऑक्सीसोम पौधा कहते हैं। ये दिन हो या रात हो हमेशा ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए दोस्तों हम लोग पीपल, बरगद ये सब का हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। चलिए, शेर पूछेगा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह पूछेगा बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? ये निर्वाण का प्रतीक है। किसका है? निर्वाण। बौद्ध धर्म में निर्वाण को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। महापरिनिर्वाण जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु कहते हैं। और स्तूप का भी संबंध, अच्छा बौद्ध जब मर गया था महात्मा बुद्ध तो उनके शरीर को 8 भागों में काटा गया था। कितने भाग में? 8 भागों में काटा गया। कोई हाथ ले गया, कोई पैर ले गया, कोई सर का हिस्सा ले गया, ये सब लगा के कोई गुंबद बना दिया। तो इसी को हम लोग स्तूप कहने लगे। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म पूछेगा कि ये किसका प्रतीक है? तो ये मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा दोस्तों हम लोग जानते हैं जैन संगीति। दोस्तों जैन धर्म का टोटल 2 गो संगीति हुआ था। प्रथम संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र जो बिहार में है। पूछेगा प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। और शासक पूछेगा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा स्थान, तो आपको बताना है गुजरात के वल्लभी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में। पूछेगा दूसरे जैन संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? देवी धर्म यक्षमा श्रमण। ये बात याद रख लीजिएगा। जैन
का जैन जो शब्द है दोस्तों, ये जिन से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? जिन से प्राप्त हुआ है। जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुआ। कितना गुरु हुआ? 24 गुरु हुआ, जिन्हें तीर्थकार कहते हैं। और जैन धर्म का जो 24वां गुरु था वो कौन था? महावीर स्वामी था। उसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जबकि जैन धर्म का संस्थापक हम लोग किसको कहते हैं? ऋषभ देव, जिनका बचपन का नाम क्या था? आदिनाथ था। क्या नाम था? आदिनाथ था। जैन धर्म के दूसरे गुरु पूछेगा तो आपको बताना अजीतनाथ, तीसरे पूछे तो संभवनाथ। चलिए, और उसी प्रकार 19वां पूछे तो मल्लिकनाथ, 23वां पूछे तो सुपार्श्वनाथ, 24वां पूछे तो महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार भी थे। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा बुद्ध के जीवन का जो 4 स्थल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है भगवान बुद्ध का। लुम्बिनी, लुम्बिनी इसलिए महत्व माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक वन के तराई क्षेत्र में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने ऐसा कौन सा जगह था जिसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था? दोस्तों, इसी लुम्बिनी में सम्राट अशोक ने क्या किया था? ये बौद्ध धर्म अपनाया था। क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी लुम्बिनी को क्या किया कि बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था। कहा कि चूँकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए। और बोध गया, बोध गया ये ज्ञान प्राप्ति स्थल है भगवान बुद्ध का। सारनाथ, अच्छा, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो था इसी सारनाथ में दिया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनारायण, जिसको हम लोग कुशीनगर कहते हैं। इसका मृत्यु 483 BC में हुआ था। इसी कुशीनगर में हुआ था। और इसकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बनते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति, वैसे तो 5 संगीति हुआ, लेकिन 4 संगीति मैं आपको टोटल ट्रिक के साथ बताता हूँ। दोस्तों, पहला संगीति पूछेगा 483 ईस्वी में, दूसरा 383, तीसरा 255 और चौथा जो संगीति था वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। अच्छा, इसका स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो इसका स्थान याद रख लीजिएगा, रावे पाकू। क्या याद रख लीजिएगा? रावे पाकू, रावे पाकू। अब रावे पाकू से देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति रा से राजगृह, रा से क्या बताना है? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में। वे से वैशाली, मतलब दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली। पा से पाटलिपुत्रा, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कू से याद रख लीजिएगा कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में। तो ये था बौद्ध संगीति का स्थान। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध संगीति का स्थान तो देखिए लिए। अब हम लोग देखते हैं राजा। तो बौद्ध संगीति का राजा को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, अका अका। क्या याद रखना पड़ेगा? अका अका। दोस्तों, पहला बौद्ध संगीति पूछेगा जो राजगृह में हुआ था, इसमें पूछेगा कि राजा कौन था? अ से अजात शत्रु। का से दूसरा बौद्ध संगीति के समय में होगा, तो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। इस समय राजा का से काला अशोक था। फिर तीसरा बौद्ध संगीति जो 255 ईस्वी में हुआ था, BC में हुआ था, ये पूछेगा कि इस समय राजा कौन था? पा से अका, अ से अशोक। तो पाटलिपुत्र में किसके समय हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। का से कनिष्क के समय में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। आप ये बात याद रख लीजिएगा। वैसे तो टोटल 5 बौद्ध संगीति हुआ था, 4 मैंने बताया। दोस्तों, जो 5वां बौद्ध संगीति हुआ था वो पूछे किसके काल में हुआ था? तो ये हर्षवर्धन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? तो इसका जो अध्यक्ष था ह्वेनसांग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? ह्वेनसांग को बनाया गया था। दोस्तों, हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका जो है अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेता है। तो अध्यक्ष का देखिए दोस्तों, आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, मसामोग। क्या याद रख लीजिएगा? मसामोग। बौद्ध धर्म का जो पहला संगीति हुआ था उसका पूछे अध्यक्ष कौन था? म से मोगलीपुत्र तिस्य। क्या बताना है? सॉरी, महाकश्यप। सा से साबक मीर। दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। फिर मो है, मो से मोगलीपुत्र तिस्य व मसामो।
वह है वह से याद रख लीजिए वसुमित्र। क्या याद रख लीजिएगा? वसुमित्र। तो मैंने आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से एकदम ईजी में आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ज्वाइन लिखिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से PDF लीजिए। अब मैं आपको कुछ संविधान सभा का प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष मैं आपको बताता हूँ, जो कई सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो संचालन समिति का पूछेगा अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आज़ाद शत्रु या देश रत्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को मंदिर कहा है। देश के बांध को पूछेगा कि मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसको सरदार या लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर। इसको संविधान सभा का जनक भी हम लोग कहते हैं। और भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल पूछेगा किस नाम से जाना जाता है? तो महाप्रयाण घाट। किस नाम से जाना जाता है? महाप्रयाण घाट। अच्छा, तदर्थ झंडा समिति का भी अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद ही था। वित्त एवं स्टाफ समिति, संविधान सभा के वित्त एवं स्टाफ समिति कौन था? A.N. सिन्हा। कौन था? A.N. सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति कौन था? तो J.B. कृपलानी। कौन था? J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक का उप समिति पूछेगा संविधान सभा में, वो कौन था? तो H.C. मुखर्जी। कौन था? H.C. मुखर्जी। या पूछेगा नियम समिति या पूछेगा प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। पूछेगा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? तो डॉक्टर K.M. मुंशी को बनाया गया था। किसको बनाया था? डॉक्टर K.M. मुंशी को बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों मूल अधिकार की बात हम लोग करते हैं। तो पहले जो मूल अधिकार था टोटल 7 गो था। कितना था? 7 गो था। अभी मूल अधिकार पूछेगा कितना है? 6 गो है। एगो मूल अधिकार को हटा दिया गया है पहले से। वो कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। कौन था? पहले संपत्ति का अधिकार लगा करके टोटल जो था 7 गो मूल अधिकार होता था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? तो 6 गो है। पूछेगा मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट भारत किस देश के संविधान से लिया गया है? USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो टोटल 6 जो मूल अधिकार है वो कौन कौन है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। समानता का अधिकार, मतलब सबको समान अधिकार है इस देश में। सभी नागरिक को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर गरीब, सबका क्या है? समान अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको अपना स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सबको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो और दूसरा क्या था? दूसरा अधिकार क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई शोषण का विरुद्ध क्या होता है? कोई आप पर शोषण मतलब जुर्म करेगा तो आपके पास अधिकार है कि उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहता है कि देश या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म अथवा लिंग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 25 से 28 के बीच में है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। पांचवा जो मूल अधिकार है वह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब कहता है कि देश या राज्य किसी भी राज्य का संस्कृति पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है। और शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, और शिक्षा भी मूल अधिकार के कैटेगरी में आता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा पूछेगा किसको कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये टोटल
आपके पास जो मूल अधिकार है ये जन्म के साथ किसी भी व्यक्ति के पास में मूल अधिकार हो जाता है, और ये मूल अधिकार जो है यह त्याग करने योग्य नहीं है। ये बात याद रख लीजिएगा। ये मन नहीं हुआ कि जब हमारा मन हुआ तो हम मूल अधिकार को ग्रहण किए, जब मन हुआ मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत में जो जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ इसको 6 गो अधिकार मिल जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, इसी अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के बारे में दोस्तों जानते हैं, बड़ा प्रश्न इससे पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों पूछेगा कि आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के कितने भाग में है, तो 18वें भाग में है। कितने भाग में है? 18 भाग में है। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा संविधान में कुल कितना भाग है, तो कुल 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। अनुच्छेद टोटल 395 है। कितना है? 395 है। तो अनुच्छेद 18 संविधान के भाग अनुच्छेद 18 में आपातकाल का जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 352 से 360 तक भी आपातकाल का उल्लेख हमको मिलता है। चलिए और आपातकाल से और भी जानते हैं। आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर या लिखित सिफारिश पर करता है। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। आप ये बात भी याद रख सकते हैं। और संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, अर्थात संविधान में जो है 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन? एक को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपतीय शासन जो अनुच्छेद 356 कहता है, राष्ट्रपति शासन का अधिकार देता है। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 में है। ये बात याद रख लीजिएगा। और 3 प्रकार का आपात भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब होता है, क्या कंडीशन है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है वो कब किया जाता है? युद्ध की स्थिति में या बाह्य आक्रमण, मतलब कोई भी देश अपना देश पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। उस समय सरकार चाहे तो देश के किसी हिस्से में या पूरा देश में या नहीं तो किसी पर्सनल हिस्से में क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ देश के अंदर ही विद्रोह कोई कर दिया, हिंदू मुस्लिम में राइट हो गया, तो यही हुआ सशस्त्र विद्रोह। के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तीनों के बारे में मैंने बताया। प्रथमतः आपात स्थिति कितने महीनों के लिए हो सकता है? 6 महीनों के लिए लग सकता है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। साइंस में कुछ चीज़ है जिसका रंग आपसे पूछा जाता है। टमाटर का रंग पूछेगा लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपोन यहाँ लिखा गया है, या लाइकोपीन बोलिए, कोई दिक्कत न है। और चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। चुकंदर का रंग लाल किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध का रंग पीला पूछेगा किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा, गाय का दूध पीला होता है, ठीक। और गाय के दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो MDG प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? MDG प्रोटीन पाया जाता है। और गाय के दूध में गाय के दूध का जो रंग होता है उजला पूछेगा किसके कारण दिखता है, तो ये केसीन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? केसीन के कारण दिखता है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों छोड़िए, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। और इससे मैं आगे कल आपको साइंस का लगभग 100 या 150 प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों मैं लिखित के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से बिहार पुलिस में अवश्य एको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इस बात की पूरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।